हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। हम लोगों का प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें बेटा, हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें, जिसमें बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। लगभग इस चैप्टर में बेटा हम 11 वीडियो, अब तक मुझे याद आ रहा है कि 11 वीडियो हम बता चुके हैं, और आज ठीक 12वां लेक्चर है। आज 12वां लेक्चर है, तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आज पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो उसे जरूर देखें बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से जरूर आपके एग्जाम में एक पूछ देता है, इसलिए हमें उम्मीद है, हम एकदम आपसे आशा रखते हैं कि आप पिछले क्लास जरूर देखेंगे। तो चलिए बेटा, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन लेकर आप बैठे होंगे। जितना हम बता रहे हैं मुझे उम्मीद है कि आप जरूर नोट्स बनाएंगे। वैसे नोट्स हम देंगे, लेकिन आप नोट्स जरूर बनाएं खुद से, ठीक है? तो चलें हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें आप बेटा। हाँ देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान दें बेटा, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ध्यान दें आप। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव के कारण ध्यान दें आप, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। जो दूसरा, इससे पहले पहला वाला हम लोगों ने पढ़ लिया अक्षीय स्थिति में बेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में। तो ध्यान दें आप, ठीक, यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं यही चीज किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। ठीक, तो जरा देखें किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। एट इक्वेटोरियल दूसरा पॉइंट है। किस स्थिति में? निरक्षीय हाँ देखिए, यहां निरक्षीय स्थिति में। ठीक, यानी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। किस पर? एट इक्वेटोरियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, निरक्षीय स्थिति में। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाबू, ठीक, इसको पढ़ाने के लिए हमें फिगर तैयार करना पड़ेगा। और निरक्षीय अक्षीय हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ध्यान देंगे आप, हम बता चुके हैं, फिर से सुन लें आप। जैसे मान लेते बेटा ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये इसका नेगेटिव है और ये इसका क्या है? पॉजिटिव, यानी माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक, तो ये इसकी लंबाई की दिशा में जो रेखा गुजरेगी उसे अक्ष कहते हैं। लंबाई के लंबवत मध्य बिंदु से जो रेखा गुजरेगी उसे निरक्ष कहते हैं। तो मध्य बिंदु से होकर जो गुजर रही रेखा, उसी पर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी निरक्षीय स्थिति में। तो मान लेते हैं बाबू, ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। ध्यान दें आप सभी बच्चे, मान लेते हैं बेटा कि ये कोई, हाँ, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है। निरक्षीय स्थिति में हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, फिगर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, हाँ, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, और ये मान लेते हैं इसका कौन सा? पॉजिटिव चार्ज है, और ये इसका क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक, एकदम सही बेटा हो। ये इसका कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। और ये बाबू कौन है? इसका माइनस क्यू चार्ज है। एकदम सही। मान लेते हैं बेटा ये इसकी जो लेंथ है, समझे आप, इसकी लेंथ यानी इसकी लंबाई
यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है 2l है, ठीक है, एकदम सही। और इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, एकदम ध्यान से देखें, ये मध्य बिंदु है, और इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये वेक्टर p है, एकदम सही, ठीक है। हमें मेन इसकी आधी लंबाई की अक्सर जो जरूरत पड़ती है वो आधी लंबाई की, हाफ लेंथ की जरूरत पड़ती है। तो मान लेते हैं बाबू कि ये इसकी आधी लंबाई है कितनी, स्मॉल l, और ये बची हुई आधी लंबाई ये भी होगी, ये भी कितनी स्मॉल l है। तो देखें, ध्यान दीजिएगा हम लोग, ठीक, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना बेटा, ठीक, समझने की कोशिश करें। ये हो गया। अब इसके निरक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ये इसके मध्य बिंदु से होकर जो लाइन गुजर रही है लंबाई के लंबवत, वो क्या है, निरक्ष है, ठीक। और निरक्ष पर हम लोगों को कितनी दूरी पर, r दूरी पर, ठीक, r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है, यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है निरक्ष पर। तो बेटा हो, निरक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्ञात करनी है तो हमें ध्यान देना है, होगा क्या कि हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव में कुछ भी नहीं है, बस दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, और कुछ नहीं है भैया, ये दो आवेश हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे, और इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देंगे, और दोनों का क्या निकाल देंगे, परिणामी। हमें इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। लेकिन जितना हम तेजी से कह रहे हैं उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, खूब ध्यान से सुनेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। तो बेटा ध्यान देना है, तो यदि इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सबसे जरूरी जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, हमें उस आवेश से उस बिंदु की दूरी, डिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, एकदम चाहिए, ठीक, बता चुके हैं। तो बेटा ध्यान देना है आपको कि इसके कारण यहाँ निकालनी है, तो ये डिस्टेंस हम यहाँ इससे मिला देते हैं, ठीक ना, ये हमने मिला दिया इसको, ठीक। और फिर इसके कारण यहाँ निकालनी है, तो ये भी डिस्टेंस, तो इससे हमने मिला दिया यहाँ पे। अब जरा देखें, आप सोच के देखें बेटा, ध्यान देंगे आप, इस प्लस क्यू आवेश के कारण आप सब जानते हैं, धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किस तरफ होती है, दूर की तरफ। किस तरफ होगी भैया, दूर की तरफ होगी। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ, हम बता चुके हैं कई बार, प्लस क्यू के कारण दूर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे हम लोग क्या लिख लेते हैं, वो E1, ये क्या हो गया, वेक्टर E1। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, माइनस है इसलिए उसकी तरफ होगी, और इसे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, E2, ठीक, ये हो गया E2। तो ध्यान से सुने, हम पहले ही बता देते हैं, ठीक, ध्यान दें, ठीक, हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आता है, ठीक, वो कैपिटल E = बेटा कितना आता है, 1/4πε0 P/r3, ये आता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। यही फार्मूला आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डेराइव करने वाले हैं, ठीक। और डायरेक्शन का भी भरपूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलें बेटा, ध्यान दें, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसकी लंबाई 2l है, इसके कारण इसके निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं क्या है, A है, और इस बिंदु A पर हमें, ठीक, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, ध्यान दें आप, इस बिंदु पर, इससे स्मॉल r दूरी पर है ये निरक्ष पर, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव के पास क्या है, दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और कुछ नहीं है। तो प्लस क्यू के कारण यहाँ निकाल देंगे, माइनस क्यू के कारण फिर परिणामी। तो बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के कारण हमेशा दूर की तरफ होती है, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश है, इस कारण इसकी तरफ होगी। और जब इसकी तरफ होगी तो ध्यान देना है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि अब E1 को, यहाँ E1 है, तो एक चीज और जानिए, ये वाला जो कोण है वो कितना होगा, थीटा मान लेते हैं, तो ये भी थीटा ही होगा। क्यों थीटा होगा आप समझ ही सकते हैं, ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों की वैल्यू भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान दें। अब बताइए, ये इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की नाम भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये इसको क्या नाम दे देते हैं, B, इसको क्या C, और इस पॉइंट को क्या दे देते हैं, D। तो देखिए इस त्रिभुज को देखिए, ABC को देखें आप, या ACB को देखिए, ACB को देखें आप, ध्यान दें, ठीक। तो एक आधार हो जाएगा, एक लंब और एक कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है बेटा, ठीक, या आधार कितना है, आर है, लंब कितना है, आर है, आधार कितना है, यल है। तो अंडर रूट क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, आर स्क्वायर और प्लस क्या, यल स्क्वायर। एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, एकदम नहीं होगी, ठीक है। उसी तरीके से बेटा ये भी डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ठीक, हम यहाँ बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये भी कितनी होगी, अंडर रूट क्या, आर स्क्वायर और प्लस क्या बेटा, यल स्क्वायर, ठीक, ये भी डिस्टेंस है। और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दिखाई दे रही है वो इसके माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगी, वेक्टर E2। हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया, बेहद समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब बेटा देखें, जरा ध्यान दीजिएगा, देखने की कोशिश करें। ये वेक्टर E1 है, वेक्टर E1 को दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर लेते हैं E1 को, और कंपोनेंट में डिवाइड करने का तरीका पिछले क्लास में ही कई बार बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। E1 को दो घटक, तो एक इसका कौन सा घटक, क्षैतिज घटक हो जाएगा, इसका एक कौन सा घटक, क्षैतिज घटक, और दूसरा कौन सा घटक इसका, ऊर्ध्वाधर घटक। एकदम सही, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक। अब जरा देखें, ये थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, और हमने आपको समझाया था जिससे थीटा लगा होगा वो इसका cos थीटा। यदि यह E1 है और इससे थीटा, इस घटक से थीटा लगा है, तो इसका ये वाला जो घटक हो जाएगा भैया हो, उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 cos थीटा। एकदम सही, ठीक है बेटा। अब देखें, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक, और जो बचा हुआ घटक है जिससे थीटा नहीं लगा है, उसे हम लोग क्या लिख पाएंगे, E1 sin थीटा। पहले फिगर तैयार कर दे रहे हैं, फिर आपको खूब बढ़िया समझाएंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब इसी तरीके से E2 को देखें बेटा, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, एक आंतर कोण है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखें, E2 को दो घटक में डिवाइड करेंगे तो इसका भी एक घटक इसी पे आएगा, ठीक, जिससे थीटा लगा है, इसलिए इसका ये वाला घटक क्या हो जाएगा, E2 और क्या चीज, cos थीटा। एकदम सही। और देखिए बेटा, इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जाएगा, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, और लिख सकते हैं E2 क्या, साइन थीटा, ठीक, एकदम सही, E2 साइन थीटा। तो ये हमारा फिगर एकदम बेहतरीन तैयार है, आपके सामने फिगर एकदम तैयार है, ठीक। अब क्या करेंगे जरा देखें, सबसे पहले अब फिगर तैयार हो चुका है, अब एक एक को करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लिखने वाले हैं, ध्यान देंगे आप, किस आवेश के कारण, प्लस क्यू, हाँ प्लस क्यू आवेश, ध्यान दे बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण, कहां पर, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। देखें, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसके कारण, तो क्या हो जाएगी, इसे किससे प्रदर्शित कर लेते हैं हम लोग, E1 से भैया। तो E1 क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू हो क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान दूरी का स्क्वायर। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर यल स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यही होगा, ठीक ना। अंडर रूट में स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया। चलिए अब E1 के दोनों घटक को देख लेते हैं, E1 के दोनों घटक, ठीक, E1 के दोनों घटक, E1 के भैया हो कौन से, दोनों घटक। जब E1 के दोनों घटक हम लोग देखेंगे, ठीक, तो सबसे पहले एक क्या होगा, ठीक, E1 cos थीटा। देखें आप ध्यान से, E1 cos थीटा, तो E1 cos थीटा बराबर, E1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। एकदम सही, E1 cos थीटा। इसी तरीके से हम लोग दोनों घटक E1 के देख रहे हैं, तो क्या E2 सॉरी हाँ देखें, हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। ध्यान दें आप, E1 sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान E1 cos थीटा, तो ये तो E1 हो गया,
इंटू क्या लिख देते हैं यहाँ पे कॉस थीटा। अब सही है एकदम ठीक। E2 साइन इवन साइन थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक एकदम बढ़िया। आई इंटू क्या यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू साइन थीटा। एकदम बढ़िया चल रहा है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा कठिन है, ठीक है ना। हाँ तो इवन के दोनों घटक इवन साइन थीटा और इवन कॉस थीटा, इवन कॉस या इवन कॉस थीटा इवन साइन थीटा दोनों, यहां तक प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई और उसके दोनों घटक मिल गए, दोनों घटक इवन कॉस थीटा और इवन साइन थीटा। यहां तक एकदम ध्यान से आप देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे। एकदम सही, ठीक है बाबू। अब देखें बेटा, हाँ अब आगे देखते हैं हम लोग, जरा ध्यान देंगे आप। अब हम लोग ठीक किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दें आप, यहां पे लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, हाँ बिंदु कहां पर, ए पर। ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये कौन है E2। ठीक E2। तो देखिए बेटा E2 की वैल्यू क्या यहां मिलेगी आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। E2 की वैल्यू यहां पे तो आप देख रहे हैं माइनस क्यू के कारण डायरेक्शन किस तरफ आ चुकी है, नीचे। तो E2 का फार्मूला क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान देंगे। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ही है। ठीक, माइनस के कारण इसकी जब डायरेक्शन बदलेगी वैल्यू तो वही रहेगी यही। ठीक, तो Q अपान R, इसका स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यही होगा। अब E2 के दोनों घटक हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्यान देंगे आप। E2 के दोनों घटक, देखिए बेटा, तो E2 के जब दोनों घटक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे E2 के, तो आपको आने वाला है, जरा ध्यान देंगे। E2 के दोनों घटक, तो सबसे पहले E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। E2 का फार्मूला हम लोग ऊपर देख चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। इनटू cos थीटा है तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, cos थीटा, सही है। अब E2 का sin थीटा वाला घटक भी देख लेते हैं। ठीक, एकदम सही। क्या लिख पाएंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इनटू हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे इवन साइन थीटा और E2 साइन थीटा को देखिए, इवन साइन थीटा ऊपर है, E2 साइन थीटा नीचे है, तो इन दोनों की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो दोनों का मान बराबर है और दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। ठीक, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए, हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना है आपको, क्या लिख सकते हैं, E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा के मान आपस में बराबर है, ध्यान दें, कि मान आपस में बराबर तथा दिशाएं बराबर तथा दिशाएं विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे वो, निरस्त, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे।
ठीक, एक दूसरे की कहानी ये क्या कर देंगे, समाप्त। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा के मान आपस में बराबर हैं, दिशाएं विपरीत होने बराबर तथा दिशाएं विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। तो इनकी कहानी क्या हो गई, समाप्त। अब देखेंगे बिंदु ए पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब देखो बेटा, बिंदु ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु ए पर परिणामी, बिंदु ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो इसमें केवल दो ही बचे हुए हैं, कौन, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। इनकी भी दिशाएं सेम है, तो जब डायरेक्शन एक ही दिशा में दोनों है तो परिणामी में क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। तो इस बिंदु पर देखें, इसके कारण E1 के कारण E1 sin थीटा E1 cos थीटा, E2 के कारण E2 cos थीटा E2 sin थीटा, इन दोनों की वैल्यू बराबर है और दिशाएं विपरीत है, एक दूसरे को समाप्त कर दिए। अब बचे ये दोनों, और इन दोनों, इस बिंदु पर इन दोनों की दिशाएं सेम है, एक ही दिशा में है, तो इस बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर। सही है, एकदम सही। ठीक, अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे देखिए ना भैया, ध्यान देंगे आप। अब जैसे कोई पिंड है, ठीक, इस पर 10 न्यूटन इधर लगा दिया बल, ठीक, 10 न्यूटन इधर बल लगा दिया, ठीक, तो दोनों के बल बान के बराबर है, दिशाएं विपरीत होने का निरस्त कर देंगे, काम खत्म। लेकिन यदि हम इस दिशा में, ठीक, 10 न्यूटन और एक 20 न्यूटन लगा दिया हमने इधर ही, ठीक, तो इस बिंदु पर परिणामी बल कितना हो जाएगा, 20 और 10 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर है, ये दोनों विपरीत दिशा में बराबर है, कैंसिल, और इस दिशा में दो, ठीक, वैद्युत क्षेत्र है, तो परिणामी में इन दोनों के योग की क्या हो जाएगा, बराबर। एकदम सही बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे बिंदु ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं E1 क्या चीज, cos थीटा, और प्लस क्या लिखेंगे, E2 cos थीटा। ध्यान से देखते रहें। अब E बराबर भैया E1 cos थीटा कितना है, ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या हो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू क्या चीज, cos थीटा। ठीक, एकदम सही, प्लस ये E2 cos थीटा भी इतना ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बेटा हो Q और क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, इंटू यहाँ पे भी क्या है, cos थीटा। एकदम सही, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। अब जब इनको जोड़ेंगे, दोनों एक ही हैं, तो क्या हो जाएगा, डबल। ठीक, इनको जोड़ेंगे तो जो E की वैल्यू परिणामी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे मिल रहा है वो क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Q, ठीक, और अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान से देखते रहे, थोड़ा सा कम जगह है मेरे पास, cos थीटा। सही है, एकदम सही। 2 डबल हो गया, 2Q लिख दिया हमने, दोनों एक ही था इसलिए, ठीक, डबल हो गया जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दें, यहाँ पे cos थीटा हम यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं। cos थीटा देखें किस त्रिभुज में, किसी एक त्रिभुज में देख लीजिए, इसी त्रिभुज में हम ACB में देखेंगे। cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार का काम कौन करेगा, यल यही आधार है, अपान कर्ण का काम ये करेगा, यानी cos थीटा बराबर यल अपान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यल अपान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को हम लोग R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2। कोई दिक्कत, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये cos थीटा की वैल्यू है, तो चलिए cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है भैया, वो ध्यान दीजिएगा। तो E की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ध्यान दे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है L अपान, ठीक, यहाँ पे क्या, R स्क्वायर प्लस क्या, L स्क्वायर पावर 1/2,
ठीक, ध्यान दीजिएगा, पावर 1/2 है। ठीक, एकदम मस्त। अब देखिए बेटा, ध्यान देना है आपको, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर 1/2 है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम है तो घात जुड़ जाएगा, यहाँ 1 है 1/2 है तो 3/2 घात हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल्स टू, भैया ध्यान दें आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो गया 2QL अपान, यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पावर में हम लोग क्या लिख पाएंगे 3/2। ठीक, यहाँ पे एक चीज जानिएगा कि जो यल स्क्वायर का मान बहुत कम है और 2QL बराबर P है। यल स्क्वायर का मान यहाँ पे हम छोटे से में लिख देंगे। ठीक, यल स्क्वायर का मान क्या है, कम है। कम होने का मतलब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो यल स्क्वायर हट जाएगा, तो आर स्क्वायर पावर 3/2, ध्यान देंगे आर स्क्वायर पावर 3/2 और 2QL बराबर P, तो आर स्क्वायर पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा और 2QL की जगह क्या हो जाएगा P। तो इस तरीके से E का जो फार्मूला आ जाएगा भैया वो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो गया P और नीचे क्या हो गया आर क्यूब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब है। ठीक, हाँ, तो ये हो जाता है, ठीक ना, हाँ, तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, जो कि काफी महत्वपूर्ण था, और इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। इसको पीडीएफ के द्वारा फट से 2 मिनट के अंदर फिर से रिवाइज कर देते हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखें भैया, ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एकदम स्पष्ट है। देखें, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है 2L है, तो इसकी आधी लंबाई L, आधी लंबाई L, इसका वैद्युत द्विध्रुव गुण कितना है P है। अब इसके निरक्ष पर R दूरी पर बिंदु A है और यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो भैया वो वैद्युत द्विध्रुव के पास बस 2 आवेश हैं, एक प्लस Q एक माइनस Q, एक प्लस Q है एक माइनस Q है, और इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण निकाल के दोनों का परिणामी निकालना होगा। तरीका देखें, अब ध्यान दीजिएगा, तो इसके कारण यहां निकालना है तो सबसे पहले ये दूरी चाहिए। आप बताएं ना, ये दूरी R है, ये दूरी L है, तो कर्ण कितना हो जाएगा √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक, एकदम सही। वही बात यहाँ है, इसके कारण माइनस Q के कारण यहाँ निकालना है तो ये दूरी चाहिए। ये दूरी x मान लेते हैं तो √R² प्लस L स्क्वायर, यानी √R यानी लंब का स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर होता है √। ठीक है, एकदम सही। अब देखिए बेटा, अब प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को 2 घटक में एक ध्यान देंगे, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। आप देख रहे हैं, ध्यान देंगे, ये और ये दोनों लाइन क्या है, समानांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। एकदम सही। जब ये थीटा है तो E1 से जो घटक लगा हुआ है, ठीक, जिससे थीटा लगा हुआ है वह घटक क्या होगा, E1 cos थीटा। ठीक, E1 cos थीटा हो जाएगा, और जो घटक नहीं लगा है यानी जिसके बीच थीटा कोण नहीं है वो क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। एकदम सेम वैसे ही माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी तरफ हो जाएगी, माइनस Q की तरफ होगी। अब E2 को 2 घटक में डिवाइड करेंगे तो आप देखें, ये कोण थीटा है, सॉरी ये कोण थीटा है तो ये कांतर कोण ये भी थीटा ही होगा। तो E2 का जो जिससे थीटा लगा है वो E2 cos थीटा, जिससे थीटा नहीं लगा है वो घटक E2 sin थीटा। चले, ये फिगर तो एकदम क्लियर हो गया होगा, 2 बार एक ही फिगर हमने बताया। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 थी, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान दूरी का स्क्वायर, तो √R² प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R² प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ये E1 आ गया। अब E1 के घटक, एक E1 cos थीटा, दूसरा E1 sin थीटा। ठीक, यहाँ पे इंटू cos थीटा, यहाँ पे इंटू sin थीटा, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए
अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, तो E2 वही बात एकदम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस माइनस क्यू के कारण दिशा उसकी तरफ हो जाएगी बस, और कोई चेंज नहीं होगा। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एकदम सही। अब E2 के घटक वही E2 cos थीटा, यानी इसमें cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें sin थीटा से, तो E2 sin थीटा। अब देखें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा हुआ है जैसा कि फिगर में बताया हमने, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के मान आपस में बराबर तथा दिशाएं विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। ठीक, एकदम सही, इनकी कहानी समाप्त। अब परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों के cos थीटा वाले के योग के क्या होगा, बराबर। बिंदु ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ध्यान दें बेटा, E1 cos थीटा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, दोनों वैल्यू सेम है, तो सीधे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एकदम सही। अब समकोण त्रिभुज ABD में आप फिगर में देख सकते हैं cos थीटा बराबर, ठीक, क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, आधार यल है, कर्ण क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब cos थीटा की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए क्या आने वाला है, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू यल अपान इतना हो जाएगा। अब देखें ये इसको देखिए, ये पूरा पावर है, ये आधा है, तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2, और ये 2QL हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा हुआ है कि 2QL बराबर तो P होता है, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं लगातार, और यल स्क्वायर का मान बहुत कम है, जिसके कारण इसके क्या मान लेते हैं, नगण्य। इसको हटा देंगे बेटा, जब यल स्क्वायर को हटा देंगे यहाँ से, तो आर स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा, 2QL बराबर P हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P अपान आर क्यू, कितना बेहतरीन पॉइंट है ये। क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया है, और आपको, हमें भी उम्मीद है कि आपको भी बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर बेटा जहां दिक्कत हो रही है तो फिर से वीडियो को उसको वहां पे ठीक रोक करके समझ सकते हैं, ठीक, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर बताएं, ठीक बेटा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा, और आप ठीक खूब मेहनत से कॉपी और पेन की सहायता से क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।